Hello friends, I am Vikas Sani and today I will teach you about the topic of common errors. Friends, it is a very important topic and it has many types of questions and the questions of the types come in your every type of competitive examinations. Either the competitive exams of SSC, banks, UPTET, CTET, SuperTET or any other types of like army, NDA, CDS, Air Force. This topic includes in every types of competitive examinations and academic examinations. Friends, इस टॉपिक में हर जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं उन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एंगल से दिया होता है। कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सभी टॉपिक्स की डीपली जानकारी होनी चाहिए। After the deep knowledge of every topic of English grammar, we can solve these questions very easily. Okay. Today I shall discuss with you about these types of questions and watch carefully till the end the video. And if you like the video, please share and subscribe the channel. Okay. Come to the point. Let's discuss. देखिए कॉमन एरर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of common error? First of all, you should have knowledge about what is common error. तो फ्रेंड्स कॉमन एरर क्या होता है पहले इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कॉमन एरर का मतलब होता है सामान्य गलती। एरर का मतलब होता है गलती और कॉमन का मतलब सामान्य, यानी कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उस सेंटेंस में जहां भी कोई मिस्टेक्स है वो किसी भी टाइप्स की हो सकती है। वो टेंस से रिलेटेड हो सकती है, नरेशन से रिलेटेड हो सकती है, वॉइस से रिलेटेड हो सकती है, सिंटैक्स से रिलेटेड हो सकती है, क्वेश्चन टैक्स। एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर may be related to this type of error, यानी किसी भी टॉपिक से हो सकती है। तो उस गलती को ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना और उसको बताना कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट में एरर है, वो कहलाता है कॉमन एरर। पेपर में इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन दिया होगा, जैसे फर्स्ट नंबर मैंने दिया है, इसमें दिया इफ मोहन हैड, तो यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने पेपर में आप लोगों को ए बी सी डी भी लिखा हुआ मिल सकता है, वहां पे ए बी सी डी हो सकता है और 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। इट मींस ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट एंड if it has any error you may point the part which is has an error, but if there is not any error it means you should mark the last point which means is no error, यानी जिस पार्ट में आपको गलती नजर आती है, कोई मिस्टेक नजर आती है, तो सबसे पहले तो आप उसे टिक करेंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस के किसी पार्ट में भी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, फिर आपके लिए ऑप्शन दिया होता है नो एरर। नो एरर मींस कि सेंटेंस करेक्ट है, देयर इज नॉट एनी एरर इन द any part of the sentence. Okay, then come to the point, let's start। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया, मोहन had worked hard, she will have got the job she desired, यानी कि यदि मोहन ने कठिन परिश्रम किया होता तो वह नौकरी प्राप्त करेगा। she desired, सो she की बजाय यहाँ होगा he, कि जो वो उसने जिस नौकरी की इच्छा की थी, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो नौकरी प्राप्त करेगा। फ्रेंड्स, बिफोर starting the conversation about this question, I want to tell you that in my previous video I told you about the conditional sentences. Those were belong to past indefinite tense. And in past indefinite tense, we find the part of conditional sentences. And in conditional sentences, I discussed with you that there are two clauses in a sentences: conditional sentence and principal clause। And conditional sentence belongs to subordinate clause, यानी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो भी सेंटेंस में आधा भाग दूसरे भाग के ऊपर डिपेंड होता है तो वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में एक जो मैंने बताया था कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट इफ, when, after, before, until, unless, as long as soon as, इनमें से किसी भी शब्द से शुरू होगा वो आपका कंडीशनल पार्ट होगा। कंडीशनल पार्ट का मतलब है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैंने बताया था कि जब भी सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशनल है और उसमें कोई कंडीशन दिया गया है और अगर वो कंडीशनल पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है और या पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पे देख लीजिएगा हैड के साथ वर्क दिया गया है, यानी कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस दिस क्लॉज बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट
if the conditional part of the sentence belong to past perfect tense, then in principal clause there should be would have। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस का जो कंडीशनल पार्ट होता है अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ आता है तो हम केवल वुड का यूज करेंगे प्रिंसिपल क्लोज में। बट अगर कंडीशनल पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट, आपको पता होना चाहिए दैट इफ देयर इज हैड एंड वी थ्री विद हैड, ओके, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस दिस पार्ट बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट, जो क्लॉज, जो सेंटेंस आपके सामने है वो पास्ट परफेक्ट का है। But if there would be second form of verb, it means the sentence belongs to past indefinite tense. But there is had plus third form, it means the sentence belongs to past perfect tense। और जब सेंटेंस का जो कंडीशनल पार्ट होता है वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है तो फिर आपका जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें यूज करेंगे हम वुड हैव का। ओके, गॉट इट। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता, सपोज दैट यहाँ पे हम हैड को हटा दें, हैड यहाँ पे ना हो, तो फिर यहाँ पे हम विल का क्या करते, केवल वुड करते थे। बट अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो फिर हम क्या करेंगे, विल का would have। Point to be noted, it is a very very important point that if the conditional part of the sentence belongs to past indefinite tense, it means the principal clause of the sentence should be with would। But if the conditional part belongs to past perfect tense, it means there should be would plus have in the principal clause of the sentence। Okay, got it। It is very very important point for the every type of competitive examinations। तो यहाँ पे अगर अब हम बात करते हैं कि इसमें आप फाइंड द एरर तो करेंगे, तो ये हमारा पड़ता है ऑप्शन नंबर थर्ड। इट मींस थर्ड पार्ट में एरर है, क्योंकि जब यहाँ पे कंडीशनल है और यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो विल की बजाय वुड हैव में यूज किया जाएगा। ओके, और अगर आप कंडीशनल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीके क्लासेस चैनल पे जाएं और उसमें कंडीशनल सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। आई होप दैट यू विल सेटिस्फाई आफ्टर वाचिंग द वीडियो। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज आई एम वर्किंग एट माय प्रेजेंट जॉब सिंस द डे Hasan was born to my brother। ओके, उसमें क्या कि मैं अपना जो प्रेजेंट नौकरी है, वर्तमान जो मेरा कार्य है उसको मैं कर रहा हूँ सिंस द डे, उस दिन से एवसन वाज बोर्न टू माय ब्रदर, यानी मेरे भाई के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था या बेटे का जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक मैं जो मेरी जॉब है उस पर काम कर रहा हूँ। तो जब इस तरीके का सेंटेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस ऑन द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या है, दैट डे Hasan was born to my brother, यानी कि जब से मेरे भाई के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है, एक बेटा पैदा हुआ है, तब से मैं काम कर रहा हूँ। इट मींस you should have knowledge about the definite time and indefinite time। सबसे पहले आप लोगों को टाइम पे फोकस करना चाहिए, जो टाइम ड्यूरेशन इसमें दिया गया है। तो जैसे जब से जन्म हुआ था, तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एनिमल्स का, बर्ड्स का जब भी बॉर्न होता है, जन्म होता है, इट मींस इट इज कॉल्ड अ डेफिनिट टाइम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट होती है, पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो डेफिनिट टाइम में आता है। एंड वी शुड रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डेफिनिट टाइम देयर शुड यूज ऑफ सिंस। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि सिंस के साथ निश्चित समय का यूज किया जाता है। यदि आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे तो उसमें हम सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में करते हैं, और इन टेंसेस में अगर हमारे पास डेफिनिट टाइम होता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और अगर इंडेफिनिट टाइम होता है तो हम उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। बट द ड्यूरेशन व्हिच हैज गिवन इन दिस सेंटेंस इट इज डेफिनिट टाइम, so there should be use of since, and since is already used there, so it means that if this part has got no error, ये आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए that if there is since or for in a sentence and the time duration, and the time duration may be definite or indefinite, then the sentence should be belong to present perfect continuous tense or past perfect continuous। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि वाक्य में since या for का प्रयोग किया गया है और उसके साथ समय की एक बाध्यता दे दी गई है, वो समय निश्चित हो या अनिश्चित हो, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, एम। एम किस टेंस में आता है, एम के साथ वी वन प्लस आई एन जी है, वी वन प्लस आई एन जी है। तो इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म का यूज किस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और जब भी जब टाइम दे दिया गया और सिंस या फॉर में से कोई एक प्रीपोजिशन दे दिया गया, इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ एम की बजाय क्या यूज होगा, हैव बीन। आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैव बीन। अब अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने इसमें हैव बीन ही क्यों किया, हैड बीन क्यों नहीं किया, तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे एम की बजाय वॉज का प्रयोग दिया हुआ होता, तो फिर वॉज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैड बीन का यूज करते हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पास्ट टेंस एंड देयर शुड बी was or were, it means the sentence is past tense and we should use their had plus been. But if the helping verb of the sentence belongs to present tense, it means there should be have been according the subject of the sentence. If there is the subject is singular, then we should use has been. But if the subject is plural, then we should use have been. And I also counted as a plural subject. Okay, according the present indefinite tense and present perfect tense. In present indefinite or present perfect tense, I is used as a plural subject, so it takes always plural verb with itself. Okay, यानी present indefinite और present perfect के अनुसार I का प्रयोग plural subject के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसके साथ verb की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होती है और वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म है वो इसके साथ यूज किया जाता है। ओके, अब अगर आप कहते हैं कि हैव फर्स्ट फॉर्म है या कैसा है, तो हैव जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज की जाती है। ओके, तो इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज his father would have been pleased to get him a wristwatch if he would have worked harder and scored higher marks in the university examination. फ्रेंड्स, जब कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो मैंने बनाया था और जब मॉडल टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को मॉडल प्लस हैव का यूज किन किन तरीके से होता है, कितनी बार होता है, किस सेंस में होता है, वो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था। I have told you about the use of modal plus have, and I told you that we cannot use modal plus have twice in a sentence. मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस में दो बार मॉडल प्लस हैव का यूज नहीं कर सकते। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस का जो कंडीशनल पार्ट है, जो सबऑर्डिनेट पार्ट है, वो इफ से या किसी भी कंडीशनल वर्ड से शुरू होता है, तो उसमें हम मॉडल प्लस हैव का यूज नहीं करते हैं। मॉडल प्लस हैव का यूज प्रिंसिपल पार्ट में किया जाता है। इट मींस जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें एरर है, यहाँ पे मॉडल प्लस हैव का यूज नहीं होगा। यहाँ पे अब वो फिर कॉम्बिनेशन की बात आती है, अकॉर्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड हैव और सेकंड फॉर्म, if there is only second form of verb, okay, then there should be only would in the sentence. But if there is would have, then there should be had verb. ओके, यदि इसको करेक्ट करने की बात आती है, एक पॉइंट तो है कि उसमें एरर फाइंड करो। एरर आपने फाइंड कर दिया कि कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल पार्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा, तो थर्ड पार्ट में एरर है। बट सपोज दैट ए सेंटेंस क्लोज टेस्ट में आ जाए या ब्लैंक सेंटेंस के रूप में आ जाए या इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस के रूप में आ जाए, तब आप इसमें क्या करेंगे? तो करना क्या है, हमने सपोज दैट ये वुड हैव तो यहाँ पे रॉन्ग है, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब बात आई वुड हैव, अब यहाँ पे वुड हैव, तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो अगर यहाँ वुड हैव का यूज है तो फिर यहाँ पे हैड वर्कड होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे केवल वुड होता तो फिर यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म से काम चल जाता। ओके, यानी कि सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन तो वुड के साथ है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन आपका होता है वुड हैव के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस का कंडीशनल पार्ट तो वुड का यूज करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस का कंडीशनल पार्ट तो वुड हैव का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा वुड हैव आया है, इसका मतलब यहाँ पे हम इनको रिप्लेस जो है वुड हैव को हैड से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हैड वर्कड। ओके, फाइंड इट। नेक्स्ट, I asked if she has looked everywhere and she said yes. Friends, there are asked in past tense, second form of verb, said in past tense, second form of verb. Then the has also should change into had. Okay? और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब भी कंडीशनल होता है स्टेटमेंट, जब भी सेंटेंस का स्टेटमेंट कंडीशनल होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा। या तो यहाँ पे केवल लुक्ड होना चाहिए था या फिर यहाँ पे हैज की बजाय हैड लुक्ड होगा। अगर उसका कंडीशन सेंटेंस का पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो सेंटेंस का कंडीशनल पार्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में होगा। यू शुड रिमेंबर दिस। बट इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, इट मींस द प्रिंसिपल clause will belong to future tense and the subordinate clause belongs to past present indefinite tense। ओके, तो अगर सेंटेंस का जो कंडीशनल पार्ट है, अब चूंकि यहाँ पे भी पास्ट टेंस है यहाँ पे भी पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो हैज को हम रिप्लेस कर देंगे हैड से और कंडीशनल पार्ट आपका हो जाएगा इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर। ओके, तो ये चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। और सेंटेंस का अगर ये प्रेजेंट में होता, आस्क्ड होता या यहाँ पे सेज होता तो फिर हम इसको जो है प्रेजेंट के जो कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड आई हैव told you about the conditional sentences of present indefinite tense in my previous video. You may watch the video after searching on the channel weekly classes। Okay, next question is, as I am suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening। Okay, same question है, हमने अभी इन क्वेश्चंस में पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वॉच द टाइम ड्यूरेशन। मॉर्निंग दिया है इसमें, मॉर्निंग के पहले सिंस आया है। अब आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग कैसा समय होता है। एंड यू शुड रिमेंबर दैट मॉर्निंग इज काउंटेड एज ए डेफिनेट टाइम एंड इफ देयर इज द कंडीशन ऑफ डेफिनेट टाइम or the duration of definite time in any sentence, we use since before definite time। Okay, and if there is the sense of indefinite time, there should be for before the टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो सिंस दिया है मॉर्निंग दिया है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फिर वहीं हम आते हैं पॉइंट को रिवाइज करेंगे। इफ देयर इज द टाइम ड्यूरेशन इन द सेंटेंस एंड देयर इज एनी प्रीपोजिशन सिंस और फॉर विद द टाइम ड्यूरेशन, इट मींस द सेंटेंस शुड बी बिलोंग टू present perfect continuous tense or past perfect continuous tense। Okay, we can't use time duration with since or for in present continuous or past continuous tense। Okay, यदि सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन दिया है और सिंस या फॉर का यूज दिया गया है, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करना चाहिए और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करना चाहिए। ओके, इट मींस अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, आई एम सफरिंग ये किस टेंस में है, एम के साथ सफरिंग आया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। इट मींस फर्स्ट पार्ट में आपका जो है एरर है और फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब अगर इसको करेक्ट करने की बात होती है कि आप इसको करेक्ट करें, इंप्रूव द सेंटेंस या फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, इट मींस दैट देयर शुड बी हैव बीन। तो सेंटेंस में क्या आएगा, फिर हैव बीन आएगा। ये डिसाइड होता है टाइम ड्यूरेशन प्लस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी प्रॉब्लम्स यू मे सेंड द मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।